अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ऑन विच प्लैनेट द लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो अपने को पता है कि हम अर्थ के ऊपर ही रहते हैं, तो लाइफ किस पे एग्जिस्ट करती है बेटा? अर्थ के ऊपर ही करती है ना, हम और किसी प्लैनेट पे तो नहीं रहते ना। किस पे करती है लाइफ एग्जिस्ट? अर्थ पे। तो करेक्ट आंसर कितना क्या हो जाएगा अपना? अर्थ हो जाएगा। ठीक है, इन पे अभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। अपने जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट होते हैं बेटा? 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, सबको पता है, सबको पता है। लेकिन सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है बेटा? जुपिटर। कौन सा होता है? जुपिटर। ठीक है, ये अपना सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट होता है जुपिटर। एकदम आसान है, जो कि अपने को याद रखना होता है, तो जुपिटर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज। अपने को पता है कि बेटा फोर्स के पास में दो चीज़ें होती है। कौन कौन सी होती है सर? फोर्स के पास में बेटा दो चीज़ें होती है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है मैग्नीट्यूड, और एक चीज़ और होती है जिसे बोलते हैं हम डायरेक्शन। क्या होती है? डायरेक्शन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास में अगर ये दोनों चीज़ें हो जाए तो वो होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मैं बोलूँ कि किसी भी एक ब्लॉक के ऊपर जो है, ये मान लो कि इसका मास है m है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है, तो ये वाला फोर्स बेटा, ये जो 10 है, कितनी वैल्यू का फोर्स लग रहा है, वो तो होता है उसका मैग्नीट्यूड। वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। बेसिकली ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन भी होगी। अभी के लिए फोर्स पे इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों चीज़ें हैं। तो किसी भी चीज़ के पास में दोनों चीज़ें होती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फोर्स के पास में दोनों चीज़ें होंगी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? थर्ड वाला। कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? अपने को पता है कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्योंकि न्यूटन ने फोर्स के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो उनके रेस्पेक्ट में उनका नाम भी क्या कर दिया? ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन रख दी गई है। ठीक है, डायन भी होती है लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ऐसा यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? न्यूटन। कौन सा हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि इन एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स सेम। मान लो कि बेटा वो फिक्स पॉइंट क्या है? ये है। ठीक है, अब इससे क्या करता है? ऑब्जेक्ट फिक्स डिस्टेंस पे चलता है। मान लो कि वो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, वो क्या करता है? इस वाले पॉइंट से हमेशा इतनी ही दूरी मेंटेन करके रखता है, r। ठीक है, अब मान लो कि थोड़ी देर बाद में पार्टिकल जो है ना यहाँ पे आ जाता है, तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? r ही होनी चाहिए ना। और जब मान लो कि थोड़ी देर बाद में पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है, तब भी डिस्टेंस कितनी रहती है बेटा? r ही रहती है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे तो सर्कल बन जाना चाहिए? क्या बन जाना चाहिए? सर्किल। क्या बन जाना चाहिए? सर्किल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। पार्टिकल कैसी मोशन कर रहा है? सर्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ऐसा बोला गया है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए ट्रैक इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सीलरेशन इज 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रैक आफ्टर 40 सेकेंड। ठीक है, मान लो कि अपने पास में से ट्रक है। ठीक है, ये अपने पास में ट्रक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ ले लेते हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं बेटा। किससे लिखते हैं? u से। वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 5। कितनी गिवन है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। और जो है इस ट्रक का इधर की तरफ एक्सीलरेशन a है, वो कितना है? 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपने को बताना है कि थोड़ी देर बाद में, मान लेते हैं कि ट्रक 40 सेकंड बाद में यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे कितनी स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी? मान लेते हैं कि वेलोसिटी v है, जो कि अपने को फाइंड आउट करनी है। अब अपने को एक्सेलरेशन का जो है वैल्यू दे रखा है, तो अपने को पता है कि a इज इक्वल टू v माइनस का u अपॉन में टाइम t। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0.25। कितनी है?
0.25, तो एक्सीलरेशन को लिख दिया 0.25। एक की जो है एक्सीलरेशन होता है दैट इज गिवन 0.25। v अपने को पता नहीं है, माइनस है तो माइनस रख दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, तो 5 रख देंगे u की जगह पे। और ये सब कितनी देर में हो रहा है 40 सेकंड में। कितनी देर में हो रहा है बेटा 40 सेकंड में। अब जो है 0.25 को इधर मेरे को 40 दिख रहा है, तो इसको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस जो है 25 को जो है मैं 1/4 लिख लेता हूँ। कितना लिख लेता हूँ 1/4। 0.25 का मतलब 1 का कौन सा 4th पार्ट होता है, ठीक है 1/4। तो ऐसे करके लिख लिया कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। डिवाइड बाई 40, ये कितनी बार कट जाएगा 10 टाइम। 10 को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो क्या आ जाएगा ये 10 इज इक्वल टू वी माइनस का 5। इसको इधर लेके आएंगे तो v कितना आ जाएगा 15। कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी 40 सेकेंड बाद में 15 कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है सेकेंड वाला, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6। ए साइक्लिस्ट travels a distance of 6 किलोमीटर in 30 minutes. His speed is, ठीक है। तो जैसे कि ऑप्शन में दिख रहा है कि यार किलोमीटर पर मिनट भी है, किलोमीटर पर मिनट के अंदर आंसर और किलोमीटर पर आवर भी है, ठीक है। तो दोनों में देख लेते हैं अपने को किस में जो है सुटेबल आंसर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर दे देंगे। तो अपने को सिंपली पता है कि स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि किलोमीटर पर आवर वाला चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है 6, कितनी है 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की जगह पे मैंने 6 किलोमीटर रख दिया। और जो टाइम है ना क्वेश्चन के अंदर टाइम दे रखा है बेटा t इज इक्वल टू 30 मिनट्स। कितना दे रखा है 30 मिनट्स, क्योंकि मैं जो है पहले किलोमीटर पर आवर वाला चेक करना चाहता हूँ कि उससे आंसर बन गया तो सही है, अदरवाइज नहीं बना तो फिर हम जो है किलोमीटर पर मिनट वाले के जो है सोल्व करके देखेंगे। तो 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 आवर। सबको पता है ना 30 मिनट में तो हाफ आवर होता है, ठीक है। तो 30 मिनट टाइम की जगह पे जो है ना 30 मिनट, और 30 मिनट को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं हाफ। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं हाफ आवर। ये जो हाफ है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली पता है अपने को, ऊपर है किलोमीटर, नीचे है डिनोमिनेटर में आर। तो क्या आंसर आ गया अपने पास में 12 किलोमीटर पर आवर। तो थर्ड वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, ये वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें पूछा गया फुट, यार्ड, इंच आर सम कॉमन यूनिट्स यूज टू मेजर। जैसे कि अपने को ये तो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब हम अपनी हाइट को मेज़र करते हैं, मेरी हाइट इतनी है फीट के अंदर, जैसे कि मेरी हाइट 5.8 फीट है। तो ये सब किसके लिए बेटा यूज़ होता है लेंथ्स को मेज़र करने के लिए। ये सब किसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है लेंथ्स को, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ये सब किसकी यूनिट्स है लेंथ्स की। किसकी यूनिट है बेटा लेंथ्स की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है, तो कुछ तो मुड़ा हुआ मिरर रहेगा। कर्वेचर का मतलब होता है कोई चीज़ मुड़ी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली जो है सिंपली अपने को पता है कि ये कोई भी एक मिरर ले लो, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। यहाँ पे होता है किसी भी कॉनकेव मिरर का यहाँ पे पोल ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे पोल। अब यहाँ पे हो जाएगा सेंटर, क्या हो जाएगा सेंटर। अब अपने को पता है कि जो फोकस होता है वो फोकस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो है पैरेलल रेज लेंगे, कैसे प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल लेंगे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ऐसे पैरेलल रेज ली, जब पैरेलल रेज लेते हैं फिर जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद में अपने को पता है कि यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, तो नॉर्मल कहाँ से पास आउट होगा इसके सेंटर से। कहाँ से पास आउट होगा इसके सेंटर से, ठीक है। अब अपने को पता है कि ये एंगल आई हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे तो टकराने के बाद में ऐसे चली जाएगी। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हैं। टकराने के बाद में यहाँ पे जो है
मिल जाएगी। तो जहाँ पे बेटा जो है लाइट रेज पैरेलल लेने पे कहाँ पे जो है यहाँ पे इंसिडेंट हो जाती है बाय आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं हम? फोकस। और अपने को ये सब भी पता है कि एफ इज इक्वल टू आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। क्या आता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। लेकिन अपने को जो है डेफिनेशन में ये याद रखने वाली बात है, ध्यान में रखने वाली बात है कि जब फोकस को डिफाइन करा जाता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, या आफ्टर रिफ्लेक्शन, या लेंस की बात करेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, जहाँ पे मीट होती है रेज या मीट होती ही लगती है, ठीक है, सीम टू मीट, तो जहाँ पे जो मिल जाती है उसे बोलते हैं फोकस। खैर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनिंग सरफेसेस इज कॉल्ड। ये कोई भी एक सरफेस ले लो, ठीक है, इससे लाइट रेज आती है, इंसिडेंट होती है, ये जो लाइट आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट रे आके गिरती है किसी भी सरफेस के ऊपर उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, ठीक है। क्योंकि इस वाली सरफेस के ऊपर आके गिर रही है तो ये अपनी हो गई सरफेस, इस पे लाइट रे आएगी और टकरा के चली जाएगी ऐसे। तो ये जो फिनोमिना होता है बेटा पूरा का पूरा वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन। इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन। ये लाइट रे वापस चली गई ना, बाउंस बैक हो गई, ठीक है, तो इस पूरी चीज को क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्यों इसका आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, ठीक है। तो अपने को जो है लाइट की स्पीड बतानी है वैक्यूम के अंदर। अब अपने को पता है कि यार जो लाइट की स्पीड होती है, एयर हो या फिर वैक्यूम हो, क्या हो? वैक्यूम। जो लाइट की स्पीड होती है उसको c से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों में क्या होती है? लाइट की स्पीड सेम होती है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? क्योंकि इसके अंदर है ना यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड है, क्या है? किलोमीटर पर सेकंड, और अपने को पास में गिवन क्या है? मीटर है। तो अपने को एक रिलेशन ये पता है कि यार 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर पर होता है बेटा? 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर, या बेसिकली ये 1000 मीटर। तो 1000 कैन बी रिटन एज 10⁻³ तो मैं इसको सिंपली रीअरेंज करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 10⁵ × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ऐसे रीअरेंज करके लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10⁵ एंड 10⁸ बेस सेम होता है, पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। मैथ्स का सिंपल लो अपने को पता है। अब इसकी जगह पर पे, इस पूरे की जगह पर पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? 1 किलोमीटर रिप्लेस कर सकता हूँ ना, ठीक है। इसमें मीटर भी इंक्लूड है तभी मैं कर पाया। तो 3 × 10⁵, और इस पूरे की जगह पर पे जो मैंने जो सर्कल बना रखा है उसकी जगह पर पे मैंने किलोमीटर लिख दिया, डिवाइड बाई सेकेंड, ठीक है। तो कितनी स्पीड आ गई? 3 × 10⁵। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपने पास में? फर्स्ट हो गया ना। ये तो मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में तो इतनी होती है, 8 होती है पावर, ठीक है। यहाँ पे 8 है लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड नहीं है, जो कि वो वैसे गलत हो गया, और यहाँ पे 10⁸ होती तो सही होता, तो वो वैसे गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, a blurred view is obtained through a paper when a little amount of oil and grease is applied on it because the paper becomes, यानी ये कागज के ऊपर जब आप थोड़ा सा कोई चिकनाई लगा देते हैं तो उस कागज से थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला आपको आर पार दिखने लग जाता है, जिससे कागज क्या बन जाता है? क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ऑपेक। थर्ड होगा, ये कागज क्या बन जाएगा? ट्रांसल्यूसेंट बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट कंक्लूजन डिड ही मेक आफ्टर द एक्सपेरिमेंट? तो एक्सपेरिमेंट किया बच्चे ने, एक पानी से भरा हुआ बाउल जो है वो धूप में रखा और एक छांव में रखा। तो सीधी सी बात है, जिस चीज को आप धूप में रखोगे तो वहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन क्या रहेगी? फास्ट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ती है। सो राइट ऑप्शन इज, तापमान में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये कंक्लूजन यहां से निकाला जा सकता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि एक आपके पास स्केल है, उस स्केल में आपको दोनों तरफ बैलून बांधने हैं और
एक बैलून में, और उनको बैलेंस करने के बाद एक बैलून में आपको हवा भर देनी है जबकि दूसरे बैलून को खाली रखना है। तो होता यह है कि जिस बैलून में आप हवा भरते हो बैलेंस करने के बाद, तो वो झुक जाता है। वो इसलिए झुक जाता है क्योंकि हवा में क्या होता है बच्चों, वजन होता है। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, एयर हैज द मास। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture contains two solids P and Q. Solid P is lightweight while the Q is very heavy. Okay, their size is almost same. Here P is unwanted component, यानी P की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। To get pure solid Q, which separation method would you suggest? यानी यहाँ पर डेंसिटी का फर्क है और इनमें से एक जो चीज है वो अनवांटेड है यानी कचरा है। तो इसके लिए बच्चों सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा, विनोइंग इन कंडीशंस के साथ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Smita set up an aperture as shown in the given figure. After keeping the aperture for some time in the sun, she found that some gas has collected in the top part of the test tube. Which gas could it be? So kids, if a plant kept open in the sunlight with the water and all the minerals, then आप सबको पता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन होगा। Move to the next question. Jay placed few objects in a tank of water. Water was poured into the tank until it was half full. Which object in the tank would be floating up to the 10 minutes? तो इनमें से वो तैरेगा जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, या यूं कहें कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, 1 से कम है, तो वो चीज तैरेगी। तो यहां पर आप देखिए ग्लास बॉल है, मेटल बॉल है, पेंसिल और स्टोन है। अपने कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं बच्चों कि पेंसिल तैरेगी। ये 10 मिनट का क्या था, जो चीज पहले तैरेगी वो 10 मिनट के बाद भी तैरेगी और 20 मिनट के बाद भी तैरेगी। सो ये कॉमन सेंस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारा, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो यहां पर देखिए दो अलग अलग बीकर हैं, एक दोनों में साल्ट घोला गया, एक में बहुत जोर से हिलाया गया, एक में धीरे से ही इसको स्टीयर किया गया। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो सीधी सी बात है, जिस पानी का टेम्परेचर ज्यादा है और स्टीयर भी ज्यादा किया गया है उसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता है ये बात कि किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए स्टीयरिंग डिक्रीज सॉल्युबिलिटी यानी हिलाने से घुलनशीलता कम हो जाती है, तापमान में वृद्धि से घुलनशीलता बढ़ जाती है। तो बच्चों ये बात तो बिल्कुल सही है कि तापमान में वृद्धि से घुलनशीलता बढ़ जाती है, लेकिन ये बात जो है कि स्टीयरिंग डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, स्टीयरिंग इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, बात बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, ये वाली बात गलत हो गई, तो ऑप्शन सेकंड भी रॉन्ग है। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, स्टीयरिंग इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, बात बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। सो किड्स राइट ऑप्शन इज थर्ड, कि टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी भी घटेगी और स्टीयरिंग बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे मैच द कॉलम वाला है, सेपरेट स्टोन फ्रॉम द राइस। स्टोन्स इसके कनेक्ट करता है बच्चों टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, और ये चूंकि पत्थर है छोटे छोटे तो हम इनको क्या करेंगे बच्चों, फेंक देंगे, वी थ्रो अवे दीज सॉलिड कंपोनेंट्स। द सेकेंड चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो बच्चों आपको पता है बटर को चर्न करना मतलब मिल्क को चर्न करके बटर निकालना, तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट क्या होंगे बच्चों, यूजफुल होंगे। सो दिस चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर इट कनेक्ट्स टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, एंड दिस ए कनेक्ट वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, and the third connect with the tea leaves, so it connect with the C to remove impurities and we throw away these impurities. So in this manner the first connect with the B and B connect with the first. So first connect with the B, connect with the first, and the second connect with the A, connect with the third, and third connect with the C, connect with the second. So option number first is correct for this question. Move to the next question.
इन दिस एक्सपेरिमेंट आपको ये दिखाया गया है बच्चों कि आपके पास एक पिस्टन है और एक सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन है और यहाँ पे गैस भरी हुई है। तो आप देख सकते हैं गैस के पार्टिकल्स के बीच में खूब सारा स्पेस होता है। जब हमने प्रेशर अप्लाई किया पिस्टन पे तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आ गए। तो पूछा है कि आप यहाँ से क्या अंदाजा लगाते हैं, तो वेरी सिंपल बच्चों, द गैस पार्टिकल्स हैव वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया है बच्चों। सेकंड देखते हैं, द गैस पार्टिकल्स हैव ए लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। यस, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स के बीच में काफी सारा स्पेस है। तीसरा ऑप्शन देखिए, गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने प्रेशर लगाया तो गैस का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो गया, यानी कि इसे हम कंप्रेशन कहते हैं। सो द ऑप्शन इज फोर्थ इज करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। आपको याद होगा बच्चों दैट evaporation followed by the condensation is known as distillation. So this process is called distillation. Move to the next question. Study the given diagram carefully. Choose the correct option. So यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो आप देख सकते हैं कि X जो है उसके पार्टिकल्स एक व्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं, यानी कि X जो है बच्चों वो एक सॉलिड है। Z के पार्टिकल्स काफी दूर दूर भी हैं, तो ये हो सकता है कि गैस है। और Y जो है उसके पार्टिकल्स पास पास है लेकिन थोड़े से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, लिक्विड हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि X सॉलिड है Y लिक्विड है, बिल्कुल सही बात है, बट R इज कॉल्ड हीटिंग। तो बच्चों गैस को गर्म करने से लिक्विड तो नहीं बनता, गैस को गर्म करने से तो बस गैस ही रहती है वो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, Y इज द गैस। नो, Y इज नॉट द गैस। थर्ड, X जो है वो सॉलिड है, X जो है वो बिल्कुल सॉलिड है। Z जो है वो गैस है, बिल्कुल गैस है। एंड P इज द फ्रीजिंग। तो जो प्रोसेस P है, लिक्विड इनटू सॉलिड, वो फ्रीजिंग, बिल्कुल ये सही है। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। ह्यूमन बीइंग्स आर, ह्यूमन बीइंग क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स आर herbivore, प्लांट ईटिंग। हर्बीवोर होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए। कार्निवोर्स अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए। ऑमनिवोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। Omnivore feeds on both plants and animal. तो human being क्या हो गए? Omnivores. Human beings are omnivores. This is correct answer. Next question. Night blindness is caused due to deficiency of. Night blindness जो disease है वो किसकी deficiency से होती है? आंसर क्या आएगा? विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से एनीमिया। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है रिकेटस डिजीज। तो आंसर क्या होगा इसका? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेप किसका एग्जाम्पल है? इसकी जो स्टेम होती है बहुत वीक होती है, तो ये ट्री तो नहीं हो सकता है। सेकंड, ग्रेप्स आर क्लाइंबर, लीफ भी नहीं है, ऑल आएगा नहीं आंसर। आंसर क्या होगा? ग्रेप्स आर क्लाइंबर, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर। जो कैक्टस है एक डेजर्ट प्लांट है। अब इनमें वाटर है, कहाँ स्टोर होगा? लीफ में होगा, स्टेम में होगा, रूट्स में होगा, स्पाइन्स में होगा, कहाँ होगा? स्पाइन्स में नहीं होगा, स्पाइन्स प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। रूट्स में नहीं होगा। वाटर स्टोर होगा स्टेम में, क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट कैक्टस प्लांट है इसकी लीव्स है किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट हो जाती है? टू रिड्यूस वाटर लॉस, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। कौन सी स्कल बोन है जो कि मूवेबल है? अपर जा, टेथ, लोअर जा, आई सॉकेट।
कौन सी स्कल बोन जो मूवेबल है? लोअर जा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट? एनवायरमेंट में दो टाइप के कंपोनेंट्स अपने पढ़े होंगे, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग है, एबायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग कंपोनेंट में हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक लिविंग है। लिविंग कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? फॉर। बोथ सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी रिलीज प्रोसेस क्या है? फर्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन, नहीं है। सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड क्या दे रखा है? ब्लड सर्कुलेशन, फोर्थ रिप्रोडक्शन। तो हमें एनर्जी कौन से प्रोसेस से मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, क्योंकि इसमें किसका ब्रेकडाउन होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा सेल्स के अंदर और एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। जो वाटर है किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन। रोटिंग इज कैरिड आउट बाय। जो रोटिंग जो प्रोसेस है, रोटिंग क्या होता है? ब्रेकडाउन, सड़ना गलना जिसे बोलते हैं, रोटिंग प्रोसेस है, वो कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोब, सेकंड दे रखा है इंसेक्ट, थर्ड दे रखा है एंड, फोर्थ दे रखा है अमीबा। अमीबा नहीं करता है, एंड्स नहीं करती है, इंसेक्ट्स भी नहीं करते। रोटिंग में मेन रोल किसका रहेगा? जो माइक्रोब्स है हमारे, बैक्टीरिया और फंजाई। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या दे रखा है? रफेज एंड वाटर आर रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। आपने रफेज पढ़ा होगा। ए बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन रफेज एंड वाटर। ये देखो, रफेज क्या होता है? फाइबर होते हैं। फूड के अंदर जो फाइबर है उन्हें हम रफेज बोलते हैं। रफेज और वाटर एसेंशियल न्यूट्रिएंट से रिच नहीं होते हैं। रीजन क्या दे रखा है? ए बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन रफेज एंड वाटर। यस, दिस इज करेक्ट। एक बैलेंस डाइट में रफेज और वाटर इंक्लूड होने चाहिए। आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन दे रखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमारा असर्शन क्या है? गलत है। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है ट्रू, फोर्थ दे रखा है असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आंसर क्या होगा? फॉर। नेक्स्ट, पिस्टिल रिप्रेजेंट बाय। पिस्टिल क्या है? पिस्टिल इज फीमेल reproductive part. Pistil is female reproductive part. Stigma, style, and this is ovary. अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो फर्स्ट है वो क्या है? ओवरी, सेकंड स्टाइल, थर्ड स्टिग्मा, और कलेक्टिवली इन पे क्या नंबर लगाया हुआ है? 4। आंसर क्या होगा? थर्ड। A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. How much was his answer greater than his correct answer? एक स्टूडेंट एक नंबर जो अपने को गिवन है 7236, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए उसको बोला गया है। यदि वो उसको 56 के बजाय 62 से मल्टीप्लाई करता है, सिंपल सी बात है, अपन विदाउट मोर कैलकुलेशन यदि अपन इस क्वेश्चन पे जाना चाहें तो वो कितना पूछ रहा है, कितना ग्रेटर होगा। ये ग्रेटर कब होगा? ये ग्रेटर नंबर जब होगा जब ऐसा करने की बजाय यदि वो स्टूडेंट ऐसा करता, सिंपल सी बात है, वो ग्रेटर हो जाता। अब अपने को पूछा इनका डिफरेंस। डिफरेंस के लिए यदि मैं यहाँ से 7236 को कॉमन ले लूँ तो अपने पास आता है 65 माइनस 56।
7236, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 9। यदि अपने करेक्ट आंसर पे जाए तो देखिए लास्ट यूनिट डिजिट सब में 4 है, तो अपन को इसका एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 65124, जो कि अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया 1। अगले क्वेश्चन में देखिए, इसमें रेशियो गिवन है, इसको अपन लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, बट अपन अपना ऑब्जेक्टिव पेपर है इसलिए अपन इसमें शॉर्ट मेथड से चलेंगे। इसमें गिवन है कि a इक्वल टू गिवन है 1/4 ऑफ b और b इक्वल टू गिवन है 1/2 ऑफ c। यहां से मैं a अपॉन b निकालूं जो आता है 1/4 और b अपॉन c निकालूं तो वो आता है 1/2। अपने को पता है कि जब अपन रेशियो निकालते हैं a रेशियो b रेशियो c, 1 a और b का आया 1/4 और b और c का आया 1/2। जो यहाँ पे जो यहाँ पे स्पेस आ रहा है, यहाँ पे अपन करेस्पॉन्डिंग सपोज कीजिए यहाँ पे अपने को फिल करना है, यहाँ पे अपन फिल करेंगे नियर बाई b वाले को, और यहाँ पे अपने को फिल करना है, यहाँ फिल करेंगे अपन इस डिजिट को। तो अब देखिए ये क्या आता है, 1 इंटू 1 कितना 1, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8। तो अपने पास a रेशियो b रेशियो c आ जाता है 148, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। इसके लिए देखो, हालांकि इसमें भी एक शॉर्ट मेथड है और लॉन्ग मेथड है, बट अपने को यहाँ पे 4 फ्रैक्शन गिवन है इसलिए अपने को लॉन्ग मेथड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम यदि शॉर्ट मेथड के हिसाब से भी चले, यदि 2 फ्रैक्शन गिवन होते तो अपन शॉर्ट मेथड से भी जा सकते थे, पर यहाँ पे 4 फ्रैक्शन है तो इसलिए अपन लॉन्ग मेथड। सबसे पहले इनमें यदि मैं एलसीएम निकाल लूँ जो डिनोमिनेटर में है, जो है 8 6 4 और 5, इन सब का एलसीएम आएगा 120। तो अब मेरे को सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 120 बनाना है। मैं यदि फर्स्ट फ्रैक्शन लेता हूं 5/8, इसको यदि मैं 120 बनाने चलूं तो मैं 15/15 करूंगा जो आएगा 75/120। सेकंड फ्रैक्शन है अपना 5/6, इसको 120 बनाऊं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20/20 से जो आता है 100/120। अगला फ्रैक्शन है 7/4, इसको मैं 120 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 30/30 से, तो ये आ गया 210/120। और अगला फ्रैक्शन है 3/5, इसको अपने को 120 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 24/24 से, तो ये आ गया 72/120। अब जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ज्यादा है, सिंपल सी बात है, वो फ्रैक्शन भी ज्यादा। अब अपने को करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन से में है 720 में, 3/5 सबसे पहले, उससे ज्यादा 75/120 मीन्स 5/8, उससे ज्यादा 100 तो 5/6 और उससे ज्यादा 210 मीन्स लास्ट में 7/4। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है 3/5, 5/8, 5/6, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन। आगे में बोलता है कि राजू bought a book for Rs 35.65 and pencil box for Rs 9.35. He gave Rs 50 to the shopkeeper. How much money did he get from shopkeeper? राजू ने बुक के लिए प्राइस जो खर्च किया वो खर्च किया 35.65 ये बुक के लिए, और पेंसिल बॉक्स के लिए जो खर्च किया वो खर्च किया 9.35। इन दोनों का जो सम आएगा उतने पैसे यदि वो शॉपकीपर उसके सारा ऐसा मान लीजिए ये एक्सपेंडिचर हो गया उसका, तो शॉपकीपर उसको वापस कितने पैसे देगा, इन दोनों का अपन निकालेंगे, सम करेंगे तो कितना आएगा 5 और 4, 45 रुपए उसका खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। यदि शॉपकीपर को उसने 50 रुपए दिए तो शॉपकीपर उसको वापस कितने देगा 50 माइनस 45 कितना Rs 5, जो कि अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। एक इफ ए बाइसिकल व्हील हैज ए 36 स्पोक्स देन एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ एजेस। यदि अपन बात करें एक सर्कुलर पार्ट की, तो बाइसिकल में अपन देखते हैं कि जितने भी स्पोक्स होंगे, क्या ये यहाँ पे सेंटर पे टोटल 360 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा क्या? तो अपन कह सकते हैं कि जो 36 स्पोक्स है ये इक्वल है 360 डिग्री के। तो वन स्पोक कितने
10 डिग्री का। सिंपल सी बात है कि दो एडजेसेंट स्पोक के बीच में अब कितने का एंगल आएगा, यदि अपन ऐसे ड्रॉ करें तो यहां से दो एडजेसेंट स्पोक के बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा 10 डिग्री का। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:5:7 देन स्मॉलेस्ट एंगल। यदि मैं इस क्वेश्चन को विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन, विदाउट एक्स सपोज माने हुए, यदि मैं इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करूं कि 3 और 5 12, 12 और 3 15, 15 रेशियो एंगल, ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहां से 1 रेशियो किसके इक्वल आएगा 180/15, 12 के। देन सबसे छोटा एंगल, सबसे स्मॉल एंगल कौन सा हो गया 3 रेशियो। तो 3 × 12 कितना 36। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 4। The HCF of two numbers is 29 and their LCM is 1160. One of the number is 145 then other. हम जानते हैं कि LCM into HCF, दो नंबर का LCM into HCF होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अपने को गिवन है कि LCM उसका कितना है 11, LCM है अपना 1160 और HCF इस क्वेश्चन में कितना है अपना 29 और फर्स्ट नंबर अपना गिवन है यहाँ पे 145। देन फाइंड अदर, अपने को सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड नंबर निकालने के लिए अपन विदाउट मोर कैलकुलेशन यदि यहाँ पे देखना चाहें तो सेकंड नंबर निकालने के लिए डिवाइड में आएगा। तो 1160 इंटू 29/145 ये सेकंड नंबर आएगा। यदि यहाँ से 5 से कैंसिल करने चले इसको तो 2 9 29 से 29, तो सेकंड नंबर अपना कितना आ जाएगा 232। ये इसका करेक्ट ऑप्शन। इन द स्क्वायर पिरामिड द नंबर ऑफ वर्टिसेस, स्क्वायर पिरामिड एक 3 डायमेंशनल शेप होती है जहां पे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं 5। इसके लिए आपको 3 डायमेंशनल शेप को इमेजिन करना, पिरामिड में जहां पे सारे वर्टिसेस मिलके एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं वो इसका आंसर है और इसमें वर्टिसेस की संख्या कितनी हो गई 5। एक्स और वाई, अगले क्वेश्चन में है कि एक्स और वाई आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, ये अपने इसी को प्राइम की डेफिनेशन बोलती है। तो यहाँ पे एक्स और वाई आर 2 को प्राइम, देन LCM क्या होगा, जब दोनों को प्राइम नंबर है यदि उनका LCM निकालने चले तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही उनका LCM होगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट लिस्ट वैल्यू शुड बी गिवन टू S6 सो दैट द नंबर, अपना जो नंबर गिवन है किससे डिविजिबल होना चाहिए 9 से। 9 का डिविजिबिलिटी बोलता है कि सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 9। यदि मैं यहाँ पे इन नंबर्स का सम करूं वो यदि 9 से डिविजिबल हो रहा है, जैसे 6 और 2 कितना 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 9 23। अब इस नंबर में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि मेरे पास में ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। सिंपल सी बात है, जब 27 बन जाएगा तो अपना 6 से क्या आ जाएगा 4। तो करेक्ट ऑप्शन अपना 4। Line segment joining the vertices to the midpoint of the opposite sides of a triangle known as, लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के वर्टिस से स्टार्ट होके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं मीडियन। और सारे मीडियन जहां पे एक दूसरे को अब ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस हैं तो ट्राइंगल में मीडियन कितनी होगी 3, और सारे मीडियन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होगा सेंट्रोइड। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंट्रोइड, और जहां पे मीडियन ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उसकी मीडियन कहलाती है। तो अपना आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मीडियन। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट हमको पता है, अगर हमको दोनों साइड दिखी हुई होती है क्या, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, दोनों अपोजिट साइड्स होते हैं, तब हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों सेम होती, फॉर एग्जांपल दोनों लेफ्ट होते या दोनों राइट होते, तब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते। बट यहाँ हमको एक राइट और एक लेफ्ट है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पे क्या आएगा 7 + 13, 7 + 13 कितना होता है 20। इट मीन्स हमको 20th अल्फाबेट देखना है। 20th अल्फाबेट कौन सी साइड से देखना है ये बेटा हमको पता चलता है जो लास्ट में लिखा होता है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है लेफ्ट, लेफ्ट से आपको 20th देखना है। लेफ्ट साइड से 20th कौन सा अल्फाबेट होता है, लेफ्ट साइड से 20th अल्फाबेट होता है T। इसका आंसर क्या आ गया ऑप्शन 2। बेटा इसको हम नॉर्मल एक तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे, जब इंग्लिश में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको राइट साइड से पहले पढ़ना चाहिए 13th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। 13th कौन सा होता है लेफ्ट साइड से बेटा 13th होता है M। 13th कौन सा होता है M। M के कहाँ जाना है बेटा, M को राइट साइड पे जाना है 7th। M के राइट साइड में 7th, अगर यहाँ से हम
राइट साइड में जाएंगे कितना 7, तब क्या आ जाता है, तब भी टी आता है। तो आप दोनों साइड से कर सकते हो, दोनों को ऐड करके भी, अदरवाइज नॉर्मल मेथड से। दोनों से आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल। बेटा देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका जो अल्फाबेट्स है वो नॉर्मल ऑर्डर में लिखे हुए हैं या रिवर्स में लिखे हुए, इन दोनों के मिडिल में बेटा कोई भी अल्फाबेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अल्फाबेट्स होते हैं वो टोटल 26 होते हैं। 26 के अगर आप सेंटर में देखने जाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा। सेंटर में आपको क्या मिलेगा, अगर नॉर्मल में देखा जाए तो M और N मिलेंगे, इनके बीच में कोई भी अल्फाबेट नहीं आता। और अगर हम रिवर्स ऑर्डर की बात करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में लेफ्ट साइड पे N होगा, उसके राइट में M होगा। इन दोनों के बीच में कोई भी अल्फाबेट नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा नन। बट हाँ, इफ सपोज जो नन आपका ऑप्शन 4 था, इसकी जगह आपको ऑप्शन ये दे रखा होता M एंड N, तब हम इस ऑप्शन 4 को पहले प्रायोरिटी देते। अगर ये आपको गिवन नहीं है तो हम ऑप्शन 4 को लगाएंगे, विच इज नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पेंसिल इज कोडेड एज दिस एंड पेपर इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल यू कोड क्लिप। बट इसमें बेसिकली किया क्या गया है, इसमें पेंसिल को हमने कोड किया है, क्या कोड किया है, इसको हमने किया है क्वेश्चन मार्क @ कॉमा इक्वल्स टू ये और 7। इसका क्या मतलब है बेटा, इसमें P का कोड है क्वेश्चन मार्क, E का कोड है ये। वैसे सेम जो इसके नीचे लिखा है वो उनके कोड है। सेकंड में आपसे क्या बोला हुआ है, पेपर। पेपर बेटा, पेपर का कोड क्या है, P, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क, फिर है 9, देन अगेन क्वेश्चन मार्क, देन @ एंड 5। अब हमसे किसका पूछा गया, हमसे क्लिप का पूछा गया, CLIP। अब इसमें नोटिस करोगे बेटा, C कहाँ लिखा हुआ है, C ये रहा। C का कोड क्या दे रखा है हमको, यहाँ से भी देखो C का कोड क्या है, इक्वल्स टू। तो C का कोड यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू। हमको चेक करना है अब L का, L कहाँ लिखा बेटा, L का कोड क्या है यहाँ पे 7। तो इस L का कोड क्या आ गया, यहाँ से 7 आ गया। I कहाँ पे, I इसमें आप देखोगे I का कोड क्या है, यहाँ आपको नीचे दिखा हुआ है, I का कोड है ये। और नेक्स्ट P चेक करो, P कहाँ है बेटा, इसमें क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ भी देखोगे तो भी क्वेश्चन मार्क है, और P यहाँ से देखोगे तो भी क्वेश्चन मार्क है। तो P का कोड क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या है, इक्वल्स टू 7 कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन चेक करो, इक्वल्स टू 7, ऑप्शन नंबर 3। आपका इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इफ स्पार्क इज कोडेड एज TQBSL देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ फ्लेम। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमको बोला गया है स्पार्क का कोड क्या बोला है हमको, S का कोड हमको दे रखा है T, P का कोड हमको दे रखा है Q, A का कोड हमको दे रखा है B, R का कोड हमको दे रखा है S एंड K का कोड हमको क्या दे रखा है L। S किस पे आता है बेटा, लेफ्ट साइड से S आता है 19 पे, 19 से 20 पे क्या आता है T। तो इसमें 19 से 20 कैसा आएगा अगर हम +1 कर दें तो। P किस पे आता है, P आता है 16 पे 16, और ये Q किस पे आता है 17 पे, ये कैसे आएगा, यहाँ भी +1 करेंगे। A और B में कैसे आएगा, ये आएगा +1 से। R से S कैसे आएगा +1 पे, K से L कैसे आएगा +1 पे। इससे हमको क्या पता चला, जो भी हमारा कोड है वो कोड क्या है इस पे +1। अब किसका पूछा है हमको पूछा गया है फ्लेम का। F किस पे आता है आपको पता होगा, F आता है 6 पे। 6 से अगर हम +1 करेंगे तो क्या आता है, 6 से अगर +1 करने पे हमारे आता है G। L से अगर हम +1 करेंगे तो L किस पे आता है 12 पे +1 करने से क्या आता है M। A से अगर हम +1 करेंगे तो आएगा हमारे पास B। M से +1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास N, एंड E से अगर हम +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा F। अब क्या आंसर आया, GMBNF, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें क्या बेटा, ये किसका क्वेश्चन है, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला गया, इफ T means multiply, U means minus, V means divide and W means plus, then what will be the value of the following expression। इसका क्या बोला गया आपको, T का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, U का मतलब है माइनस, V का मतलब है डिवाइड एंड W का मतलब क्या है प्लस। बेसिकली इक्वेशन क्या है 50 के आप देखोगे क्या लिखा है V का मतलब क्या दे रखा है हमको डिवाइड, V डिवाइड बाय 2। उसके बाद क्या लिखा हुआ है W का मतलब क्या देखो यहाँ से प्लस। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है पास 28 के बाद क्या लिखा है T का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 4। बेटा एक नॉर्मल सी एक्सप्रेशन आ गया, इसको बहुत इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। 50 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 25। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ प्लस 28 4 क्या होता है 112। 25 में जब 112 ऐड करेंगे ये कितना आएगा 137 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर 3 विच इज 137। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेटा ये क्वेश्चन भी कहां से, ये क्वेश्चन भी है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ P स्टैंड्स फॉर माइनस, Q स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, R स्टैंड्स फॉर डिवाइड एंड S स्टैंड्स फॉर प्लस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमको क्या, जैसे हमने चेंज किया था लास्ट क्वेश्चन में वैसे ही यहाँ करेंगे। क्या बोला है हमको 14, 14 के बाद क्या दे रखा है Q, Q का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है 3, 3 के बाद हमसे बोला है P, P का मतलब क्या है यहाँ पे माइनस, माइनस के बाद है हमारे पास 12, 12 के बाद है S, S का मतलब क्या गिवन है क्वेश्चन में प्लस, प्लस के बाद हमको क्या बोला है 4, 4 के बाद R, R का मतलब क्या लिखा है यहाँ से डिवाइड, और फिर लास्ट में क्या है 2। ये एक नॉर्मल इक्वेशन बन गई, इसका इजीली हम बहुत इजीली हम आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास हमको क्या बोलते हैं, सबसे पहले बोर्ड मास आपको बोलते हैं सबसे पहले आप डिवाइड करो। डिवाइड क्या है बेटा 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 2। फिर बोर्ड मास आपको क्या बोलता है मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 14 3 का कितना होता है 42, 42 में से 12 माइनस करें, 42 में से 12 अगर हम माइनस करेंगे, 12 माइनस कैसे करेंगे, 12 माइनस किया, 12 माइनस करा तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड किया 44, 44 में से 12 गए तो आंसर क्या आ गया 32। 32 कौन सा ऑप्शन में 32 है ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ये किसका क्वेश्चन है बेटा, ये आ गया आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। क्या बोला है क्वेश्चन में आपको, पिंकी वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन क्या होती है हमको सबको पता है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन बनाए तो ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट और ये होती है वेस्ट। अब आपको क्या बोला है पिंकी वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ डायरेक्शन होगी ऊपर की। फिर आपको क्या बोला है फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट P, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी वॉक्स, शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न कहाँ होगा बेटा यहाँ से लेफ्ट टर्न होगा इस साइड, ठीक है। आगे क्या बोला है वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ से लेफ्ट होगा नीचे की तरफ। आगे क्या बोला है नाउ टुवर्ड्स विच डायरेक्शन डज शी लुक, बेसिकली आपसे पूछा गया है कि इसका जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन है, फेस कौन सी डायरेक्शन में आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये कौन सी डायरेक्शन है साउथ। तो आंसर कहाँ से यहाँ से क्या आ गया, इसका जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में है साउथ डायरेक्शन में। साउथ कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा हमारे पास किसका है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। क्या बोला है इस क्वेश्चन में हमको, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 4 माइल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ऊपर का होता है, ये होगा साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है। अब क्या बोला है वॉक्स 4 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में कितनी गई है वो 4 माइल्स। उसके बाद क्या बोला है एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 माइल्स, लेफ्ट कहाँ होगा यहाँ से लेफ्ट इसका इस साइड होगा कितना होगा 6। आगे क्या बोला है टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, राइट कहाँ होगा राइट यहाँ से ऊपर की तरफ होगा कितने माइल्स 3 माइल्स। आगे क्या बोला है एंड अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 4 माइल्स, यहाँ से वो वापस टर्न लेती है और कितना चलती है वो 4 माइल्स चलती है। उसके बाद एंड टेक्स अ रेस्ट फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का उसने रेस्ट लिया। नेक्स्ट ही गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 माइल्स, स्ट्रेट कहाँ होगा बेटा अगर इसका डायरेक्शन इसका कौन सा फेस है अगर ईस्ट में है तो स्ट्रेट भी कहाँ देखेगी ईस्ट में। यहाँ से इसने क्या किया यहाँ से इसने फर्दर 2 किलोमीटर और किया कौन से डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में। और बेटा एक चीज नोटिस करोगे क्या कि ये जो ईस्ट डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन में कितना मूव किया इसने 4 + 2, 4 + 2 कितना हो गया 6, और यहाँ से वेस्ट में कितना मूव किया था वो भी 6। इट मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है एक दूसरे के एग्जैक्ट सामने होगा। आगे क्या बोला है आपसे एंड टर्न्स राइट, इसके बाद क्या कर लिया उसने राइट टर्न लिया और राइट टर्न लेके उसने कितने माइल चली 1 माइल। राइट टर्न कहाँ होगा यहाँ से नीचे की तरफ कितने माइल 1 माइल। आगे क्या बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, ये कौन सी तरफ फेस कर रखा है इसने नीचे, नीचे कौन सी डायरेक्शन होगी अभी मैंने आपको बताया नीचे कौन सी डायरेक्शन होगी साउथ। तो इसका आंसर भी क्या हो गया इसका आंसर भी आ गया साउथ। साउथ कौन सा ऑप्शन है इसमें आप चेक करोगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन किससे बेटा, ये क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज क्या बोल रही है आपको, ये 1438 1438 से 1429 आया, 1429 से 1417 आया, 1417 से 1402। अभी बेसिकली आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है ट्रायंगुलर पैटर्न बेस्ड सीरीज का है। ट्रायंगुलर पैटर्न आपको क्या बोलता है, जब ये कोई सीरीज और उसका हम डिफरेंस निकालते हैं, अगर वो डिफरेंस यूनिफॉर्म आ गया तब तो ठीक है, अदरवाइज इफ वो डिफरेंस यूनिफॉर्म नहीं आता तो एक नई सीरीज बन जाती है। नई सीरीज का फिर हम फर्दर डिफरेंस निकालते हैं, उसका हम फर्दर डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कब तक निकालते हैं, जब तक जो डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म ना आने लग जाए, इसमें हम डिफरेंस निकालते हैं फिर आगे चेक करेंगे। फर्स्ट हम क्या है 1438, नेक्स्ट इज 1429, 1417 एंड 1402। अब इसमें चेक करोगे बेटा 1438 से 1429 कैसे बन गया, अगर मैं इसमें से -9 कर दूं तो क्या ये बन जाएगा। फर्दर अगर मैं इसमें से -12 कर दूं तो क्या ये आ जाएगा। इसमें से अगर मैं फर्दर माइनस कर दूं 15 तो क्या ये आ जाए। बेटा अब ये जो डिफरेंस है आपको यूनिफॉर्म नहीं लग रहा होगा, यूनिफॉर्म नहीं लग रहा तो मैंने आपको क्या बताया था, हम इसका एक और बार डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकाल के क्या आएगा फिर हम चेक करेंगे। अगर इसमें मैं
-3 कर दूं तो ये आ जाता है। इसमें अगर मैं क्या कर दूं, इसमें अगर मैं -3 कर दूं तो 50 -15 आ जाएगा। अब आप नोटिस करोगे ये और ये दोनों क्या आ गई, टर्म्स सेम आ गई, सेम आ गई। इट मीन्स ये लॉजिक क्या है, यहाँ पे यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ -3 होता है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी -3 ही होगा। अगर -15 से -3 करेंगे तो कितना आता है, -18। बेसिकली अब यहाँ से क्या करना है, 1408 1402 में से हमको 18 को माइनस करना है। इसको 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1402, इसमें से माइनस करना है हमको 18, ये आएगा 1384। 1384 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसका क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, कौन सा, नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज का क्या बोल रहा है हमको, 2 4 6 0 3 5 7 0 4 6 8 0, आपको ये वैल्यूज गिवन है। अब बेटा अगर इसमें नोटिस करोगे, इफ मैं 1460 में क्या कर दूं, इसमें अगर मैं प्लस कर दूं कितना, 1 1 1 और 0, इट मीन्स 1110 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा। इसमें फर्दर अगर मैं 110 ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये सेम लॉजिक आगे भी अप्लाई कर देंगे। इसमें से अगर मैं ऐड कर दूं क्या, 1110, ये ऐड करने पे क्या आएगा, ये 10 ऐड करने पे आएगा बेटा 5 7 9 एंड 0। 5790 कौन सा ऑप्शन है, 5790 है ऑप्शन नंबर 4। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 विच इज 5790। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लाइन अजय इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड 23rd फ्रॉम द राइट साइड। क्या बोला है, जो मेरे पास ये बॉय है, क्या नाम है बॉय का, अजय। अजय क्या है बेटा, लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे है, 23rd पे। कौन से नंबर पे है, 23rd पे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 23rd पे तो इसके लेफ्ट साइड में कितने लोग होंगे, 22 होंगे। आगे क्या बोला आपको फर्दर, फ्रॉम राइट साइड से कौन से नंबर पे है, 22nd। राइट साइड से कौन से नंबर पे है, ये 22nd। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके राइट साइड में कितने लोग होंगे, टोटल 21। अब आप क्या बोला, आपको नॉर्मल ऐड कर लेंगे, 22 एक ही इंसान कौन था, अजय खुद था, उसमें ये अजय को ऐड किया और उसमें 21 ऐड किया। बेसिकली क्या किया हमने, 22 में अजय को ऐड किया और अजय में इसमें 21 ऐड कर दिया। कितना हो गया, ये आंसर आ गया आपका 44। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा किसका क्वेश्चन आगे क्या गया, सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट का कैसे सॉल्यूशन है, इसको थोड़ा लॉन्ग है, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है आपको, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीड करते हैं हम। 8 एग्जीक्यूटिव्स, कौन से 8 एग्जीक्यूटिव्स, JKL MNOP Q आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन अ मीटिंग। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो क्या होंगी, एक जब ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ये टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं और एक होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। बट आप इस क्वेश्चन में चेक करोगे तो कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये टुवर्ड्स द सेंटर चेक कर रहे हैं या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं। तब हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हम ये लेंगे कि टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपकी पोजीशन बना देता हूँ, 8 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, सबसे पहले These are sitting around circular table in a for a meeting. J is second to the right of P. क्या बोला है आपको, J कहाँ है, जो J है P के सेकंड राइट में। इफ सपोज मैं P को बेटा यहाँ बिठा दूंगा तो इसके राइट साइड कौन सी होगी, इसकी राइट साइड होगी ये। इसके आपको कहाँ जाना है, सेकंड जाना है, कहाँ पे, सेकंड पे कौन बैठा है, J। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। तो यहाँ कौन बैठा दिया हमने, यहाँ J बैठ के। आगे क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी हु टाइप का वर्ड आ जाए, हु, विच, हुज या फिर हुम, इनकी कनेक्टिविटी किससे होती है बेटा, इस वर्ड की कनेक्टिविटी होती है इससे, जस्ट पहले जो एलिमेंट होता है इससे। तो इसको कैसे रीड किया जाएगा, इसको रीड किया जाएगा P इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। क्या बोला है, P इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। इफ सपोज बेटा मैं K को यहाँ बिठा दूं तो इसके राइट में थर्ड पे कौन होना चाहिए, इसके थर्ड के राइट में होना चाहिए P होना चाहिए। क्या इसके थर्ड में राइट साइड में P है, 1 2 एंड 3। हाँ तो सही, इट मीन जो K की पोजीशन वो यही होगी। आगे पढ़ेंगे, M इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O। बेटा इसमें M और O दोनों मेंशन नहीं, इसलिए हम इसको अभी मेंशन नहीं कर सकते। आगे पढ़ो, O हु सिट बिटवीन P एंड J। मैंने आपको अभी बताया जो हु होता है इसकी कनेक्टिविटी किससे होती है, इससे जस्ट पहले वाले एलिमेंट से। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, O सिट्स बिटवीन P एंड J। P ये रहा बेटा, J ये रहा, तो इनके बीच में कौन बैठा है, इनके बीच में बैठा है O। अब वापस को रीड करेंगे, M इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O। O का लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये होगा। इसके सेकंड में कौन बैठा है, इसके सेकंड में बैठा है M। M को हमने यहाँ बिठा दिया। आगे क्वेश्चन रीड करेंगे, L इज नॉट अ नेबर ऑफ K और N। अब देखो हमको इसमें पता है K यहाँ पे, बट N की पोजीशन हमको नहीं पता। इफ सपोज मैं N को अगर यहाँ बिठा दूंगा बेटा, तो मेरे पास जो L की पोजीशन है वो ना यहाँ बैठा पाऊंगा ना यहाँ बैठा पाऊंगा, इसलिए N यहाँ पे तो नहीं आएगा। अगर मैं N को यहाँ बैठा देता हूँ, अब आपको क्या बोला है, L इज नॉट अ नेबर ऑफ K और N। अगर मैं बेटा L को यहाँ बैठा दूँ इस पोजीशन में, तो ये K का नेबर भी नहीं है और ये N का नेबर भी नहीं है। इट मीन्स N और L की पोजीशन हो सकती है। अगर इसकी पोजीशन ये हो सकती है तो एक अपने पास बच गया, क्या बच गया, J K M N O P
क्यू बच गया बेटा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु इज अपोजिट टू क्यू, क्यू के अपोजिट कौन है बेटा यहाँ पे, क्यू के अपोजिट पी बैठा है, पी कौन से नंबर पे, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। देखो लास्ट क्वेश्चन में चले, सेकंड लेफ्ट में कौन है जे के, जे के लेफ्ट में सेकंड साइड, लेफ्ट साइड में सेकंड कौन है, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे कौन है पी, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, पी ही आंसर होगा। पी कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। तो उन दोनों का जो डायग्राम था वो लास्ट मैंने आपको बना दिया, दोनों का आंसर पी ही है, इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच ऑफ द डायग्राम्स गिवन इन द ऑल्टरनेटिव्स करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप स्टेटेड इन द क्वेश्चन। बट आपको इसमें 3 वर्ड्स दे रखे हैं, क्या है वो, शार्क, वेल्स और टर्टल्स। अब आपको ये बताना है बेसिकली वेन डायग्राम से कि इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होगा। अब हमको ये तो पता है ये तीनों क्या होता है, ये तीनों होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, बट इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ये तीनों अलग अलग एनिमल्स हैं, ये तीनों अलग अलग एंटिटीज है। जब अलग अलग एंटिटीज होगी, इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, तो इनका डायग्राम कैसे बनेगा, इनका डायग्राम बनेगा कंप्लीटली अलग। इसमें से आप ये क्या हो गया, इसमें से हम मेंशन करते हैं कि ये है शार्क है, ये हमारे पास वेल है और ये हमारे पास टर्टल। इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट एंटिटीज है, इनमें कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन नंबर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन LM, LM कहाँ है बेटा, आपके नीचे दे रखी है, देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन फिगर की आपसे क्या पूछिए, मिरर इमेज पूछिए। बट बेटा आप इसमें ध्यान से देखोगे तो बेसिकली आपसे मिरर इमेज ना पूछ के इसने वाटर इमेज पूछी है, क्यों, क्योंकि इसने जो मिरर है उसको नीचे लगा दिया। अगर ये नीचे आ गया तो ये वाटर इमेज पूछ रहा है। आपको ये पता होगा बेटा वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में जो टॉप है वो बेटा बॉटम में कन्वर्ट हो जाता है, जो बॉटम है वो टॉप में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसमें एक सही बात ये होती है जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड ही रहती है और राइट साइड जो है वो राइट साइड ही रहती है। अब क्या होगा इसमें, जो टॉप है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉटम में। अगर ये जो इसमें डार्क दिख रहा है ये आपको लेफ्ट साइड है, तो बॉटम में भी कैसा होगा, ये लेफ्ट साइड ही होगा। इसमें बेटा देखो आप राइट साइड है, ये यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये तो आंसर नहीं है। आपने इसमें देखा ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, तो ये भी लेफ्ट है, इट मीन्स ये हो सकता है। इसको चेक किया, ये जो आपका बेटा डार्क साइड है ये इसमें कौन सी साइड है, राइट साइड, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इन दोनों ऑप्शंस में चेक करोगे तो ये दोनों लेफ्ट साइड है, दोनों लेफ्ट साइड है, इट मीन्स इनसे हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अब हम चेक करेंगे। अब बेटा एक नोटिस करोगे इसके बीच में ये वाला जो एक साइन दे रखा है आपको यहाँ पे एक सर्कल, ये कौन सी साइड है, ये अवे फ्रॉम द मिरर है। अवे फ्रॉम द मिरर कह लो, अगर ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है इसमें अवे फ्रॉम द मिरर है, तो जो इसकी इमेज होगी उसमें भी कैसा होगा, ये अवे फ्रॉम द मिरर होगा। अवे फ्रॉम द मिरर मींस मिरर से दूर, इट मींस उसके अपोजिट साइड होना चाहिए। आप इसमें नोटिस करोगे ये यहाँ पे, और इसमें नोटिस करोगे बेटा ये अवे फ्रॉम द मिरर ना होके ये टुवर्ड्स द मिरर है, तो टुवर्ड्स द मिरर ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर फ्रॉम द रिस्पॉन्स गिवन बिलो। इसमें भी क्या पूछा, इसमें सेम वही वाटर इमेज पूछी गई। लास्ट क्वेश्चन में मिरर इमेज पूछी थी, पर उस मिरर को हमने नीचे लगा दिया था तो वो वाटर इमेज ही गई थी। इसमें भी हमसे वाटर इमेज पूछी गई, ठीक है। वाटर इमेज मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट साइड लेफ्ट ही रहती है, राइट साइड राइट ही रहती है। आप नोटिस करोगे ये कौन सी साइड है, ये है इसकी राइट साइड। जो वाटर इमेज में राइट साइड भी यही होगी, राइट साइड मीन्स राइट साइड यहाँ डार्क है, यहाँ ओके। ये जो इसके डार्क है बेटा इस लाइन के ऊपर वाली साइड है, तो उसके वाटर इमेज में वो नीचे होगी। यहाँ पे देखो आप नोटिस करोगे इसके ऊपर है, ये आंसर नहीं होगा और ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। हमारे पास पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। मैं आपको बना के भी दिखा दूं तो इसकी वाटर इमेज कैसी बनेगी, ये अगर ऊपर है तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा, और यहाँ कैसे आ जाएगा, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। आगे क्या बोला है फिर, एक वर्टिकल लाइन है। अब ये देखो ये इसके राइट लेफ्ट साइड में, तो ये इसके लेफ्ट साइड में ही रहेगी। ये इसके बेटा यहाँ से कैसे राइट साइड में आ गई, तो ये यहाँ राइट साइड में रहेगी। अब और ये दोनों इस पे 2 क्रॉस लाइन, ये ऑप्शन इससे कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर। अब इन दोनों में नोटिस करोगे तो ऑप्शन नंबर ये इसमें है, ये इस राइट साइड हो गया, तो ये आंसर ना होकर ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो आप ये स्क्वायर देखोगे ये कौन सी साइड है, ये राइट साइड है, बट यहाँ हमको कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड देखा, तो हमको लेफ्ट साइड चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच।